2010 से 20 का अगर आप वो एक पूरा दशक देखें, तो हुँ, मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। हमारे दिमाग में रहता है इक्विटी मार्केट से आपको 15-16% रिटर्न बनेगा। हुँ, लेकिन हुँ, वो एक पूरा दशक था जहाँ आपको 9% भी नहीं मिला। हुँ, 40-42 साल में जैसे अगर ₹100 का 55,000 या 56,000 रुपए हुआ, आप 40 साल में भी 10 सबसे अच्छे दिन मिस आउट कर जाते हैं, तो दे हुँ, दू 2 तिहाई रिटर्न निकल जाता है। ये भी हुँ, बात है कि जब पैसा कमा रहे होते हैं, तो तब आप अपने को श्रेय देते हैं कि मैं इतना हुँ, स्मार्ट हूँ। राइट। अ या मैं इतनी स्मार्ट हूँ। लेकिन जब वो क्रैश आता है तब आपको बहुत सारे विलन नज़र आते हैं। आप बिल्कुल अनुशासन, डिसिप्लिन से वही फ़ॉलो करेंगे तो हुँ, अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन होता ये है कि आप कहते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, लेकिन हुँ। फिर आप अपनी दोस्त की सुनेंगे, टीवी पे किसी को सुनेंगे, कुछ इधर से टिप आएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आपने वो ले लिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का आज के एक और धमाकेदार एपिसोड के अंदर। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे साथ जो है शो पे आ चुके हैं और आप लोगों ने उनकी वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही क्रेडिबल पर्सनालिटी की जिनका नाम है देवीना मेहरा। देवीना जी फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। फर्स्ट ग्लोबल एक पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और रिसर्च जैसी सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर प्रोवाइड करती हैं। देवीना जी ने अपना करियर सिटी बैंक में शुरू किया। 1993 यानी 1993 में उन्होंने सिटी बैंक को एग्जिट किया और फर्स्ट ग्लोबल को सेटअप किया। फर्स्ट ग्लोबल ना सिर्फ एक लीडिंग सिक्योरिटी एंड रिसर्च फर्म है, बल्कि ये एशिया में पहली कंपनी में से एक है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर दैट इज एनएएसडी की मेंबर है। अब बात करते हैं देवीना जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश। आईआईएम अहमदाबाद में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्हें 7 गोल्ड मेडल्स मिले थे। देवीना जी के आर्टिकल्स दोनों इंडियन और फॉरेन मीडिया पब्लिकेशन जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीएनबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, फॉर्च्यून एटसेट्रा में छपे हुए हैं। इतना ही नहीं, 2022 में देवीना जी फॉर्च्यून्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में भी थी। आज का एपिसोड आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारा एक्सपीरियंस जो देवीना मैम के पास है हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी स्टोरीज भी जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टोरीज कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं उस पर एक्शनेबल इंसाइट्स भी लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के देवीना मैम के साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ। देवीना मैम नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट की बात ग्रो के साथ में। कैसे हैं आप? नमस्ते नीरज, बिल्कुल बढ़िया। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सही समय पे जो है आपसे हमें समय मिला है और आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 2 तरह की जो है वो बातें चल रही हैं मार्केट्स को लेके। एक जो तबका है वो ये कह रहा है कि अब तो मार्केट पीक आउट कर चुकी है, बेचो और भागो और वेट करो, फिर जब मार्केट नीचे आएँगी दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। और एक जो तबका है वो कह रहा है कि नहीं, अभी तो नई हाईज़ मार्केट ने बनानी है। तो कुछ लोग बुलिश हैं, कुछ लोग जो है वो इस समय ऐसा सोच रहे हैं कि पीक बन चुकी है। आपके थॉट्स मैं जानना चाहता हूँ इस पे क्या है? इसमें सबसे पहले नीरज ये मेरा मानना है कि जो लार्ज कैप या मेन स्ट्रीम जो इंडेसेस हैं, हुँ, उसमें अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं नज़र आता। अगर आप मीडियम टर्म ले, हो सकता है 1-2 महीने कुछ हुँ, ऊपर नीचे रहे, उस हुँ, तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी भी मार्केट इस लेवल पर नहीं है कि हम बोले कि क्रैश का खतरा बहुत बड़ा है, और उसका कारण एक बहुत सीधा-सा है कि हुँ, 2010 से 20 का अगर आप वो एक पूरा दशक देखें, तो हुँ, मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। हमारे दिमाग में रहता है इक्विटी मार्केट से आपको 15-16% रिटर्न बनेगा। हुँ, लेकिन हुँ, वो एक पूरा दशक था जहाँ आपको 9% भी नहीं मिला। हुँ, और उस समय फिक्स्ड डिपॉज़िट रेट 8 के करीब होते थे। तो आपको इक्विटी का कोई रिटर्न ही नहीं मिला। वो हुँ, अगर आपने ₹100 2010 में लगाए होते, तो एक दशक के बाद, 10 साल के बाद आपको कुल 230 मिलते। जबकि हुँ, आपने 1980 में वही ₹100 लगाए होते, तो 1 दशक में आपके वो 700 हो जाते। तो हुँ, वो इतना बड़ा गैप था। और कोविड लोज़ के बाद 2020 से मार्केट चला तो सही, लेकिन फिर भी इतना सारा
इस तरह की न्यूज़ रही कि उसके बाद भी कोई बहुत अधिक कंपाउंडिंग आपको नहीं मिली। तो खतरा तब हुँ, होता है जब आप ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर चले गए हो, अभी आप ट्रेंड लाइन तक पहुंचे भी नहीं। तो हुँ, ये तो एक बात है, लेकिन जो मार्केट में हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, जो हुँ, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईपीओ, वहाँ आपको सोच समझ कर निवेश करना है। वैसे तो लार्ज कैप में भी सोच समझ कर ही निवेश करना है। सेक्टर, हुँ, कंपनी देख के, कई बड़े सेक्टर अच्छे नहीं भी लगते हैं। हुँ, लेकिन अगर मैं बाज़ार को देखूँ तो मीडियम टर्म में उतना खतरा नहीं लगता। तो हम लोगों ने, जैसे हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है, उसमें ये किया है कि हम लोगों ने हेज खरीद रखे हैं कि अगर ये 2 महीने में कुछ बहुत ऊपर-नीचे होता है तो उसके लिए हेज खरीदे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि क्रैश का खतरा है, इसलिए आपने कैश कॉल नहीं दिया, कैश में नहीं है। क्योंकि अगर आप कैश में हो, निवेशित नहीं हो, तो मार्केट ऊपर गया तो आप अ, बाहर रह जाएँगे। तो जैसा मैं कई बार कहती हूँ कि मार्केट में निवेश करने का खतरा तो हम लोग सब सोचते हैं, हुँ, मार्केट में निवेशित ना रहने में भी खतरा होता है कि हुँ, अगर बीच में मार्केट ऊपर चला गया, तो उतना रिटर्न आप फिर कैच अप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये भी हमने काफ़ी लंबे समय का डेटा देखा कि आप हुँ, 40-42 साल में, जैसे अगर ₹100 का 55,000 या 56,000 रुपए हुआ, आप 40 साल में भी 10 सबसे अच्छे दिन मिस आउट कर जाते हैं, तो दे हुँ, दू 2 तिहाई रिटर्न निकल जाता है। हुँ, और हुँ, अगर आप 30 सबसे अच्छे दिन, मतलब वो औसतन साल में 1 दिन भी नहीं है, तो हुँ, वो आपका जो है 90% वो रिटर्न चला जाता है। तो वो जो हुँ, 56,000 है वो 5,000 रह जाता है। इतना हुँ, बड़ा खतरा है मार्केट में निवेशित नहीं रहने का। तो जो भी हुँ, आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आप चाहे कितने भी यंग हो कि आप 100% इक्विटी में रखिए। लेकिन जो हुँ, भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, अभी ऐसा समय नहीं है कि आपको इक्विटी से निकल ही जाना है। हुँ। मतलब अपना एलोकेशन बनाए रखें और रिस्की एरियाज़ में थोड़ा जाने से पहले ज़्यादा रिसर्च करें। जी हाँ, बिल्कुल। और राइट। वो हुँ, मतलब स्मॉल कैप की भी हिस्ट्री की शायद अभी आप हुँ, बात करना चाहें या बाद हुँ, में बात करना चाहें, वो भी एक हुँ, चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। ख़ासकर बहुत हुँ, नए निवेशक भी आए हैं पिछले 2, 3, 4 साल में, हुँ, जिनको इतनी लंबा इतिहास नहीं मालूम कि इस हुँ, स्पेस में क्या हो सकता है। हुँ। और बहुत मैं सारे। ज़रूर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा प्लीज़ हमें हमें बताइए और स्मॉल कैप को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि स्मॉल कैप का मतलब है 40% पर एनम रिटर्न पक्का। हाँ, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। मैं आप प्लीज़ आपके पास जो ये एप्रोक्सिमेटली 40 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस है, उससे आप थोड़ी-सी अगर हिस्ट्री बताएँगे तो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, उतना उतना दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उस मतलब हुँ, पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री बता दूँ तो हुँ, अभी मैं देखती हूँ कई सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एडवाइज़र्स और फंड्स, या कोई भी तरह का आपको जो हुँ, निवेश की सलाह देते हैं, सब बोल रहे हैं, देखिए पिछले 2 साल में मैंने 50% कंपाउंडिंग दिया। तो हुँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि अपना जो आपका स्कूल का गणित है वो मत भूलिए। हुँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि 2008 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स का पीक था, वहाँ से हुँ, वो लगभग 80% गिरा, 78% टू बी एग्ज़ैक्ट। हुँ, और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर 80% गिरती है, उसके बाद 5 गुना होती है तो आप ज़ीरो पे आते हैं। हुँ, ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं, तो वो कोई भी आपको कहीं से रिटर्न दिखा देगा कि ये 2 साल में, 3 साल में ये रिटर्न बना, पर उसके पीछे का जो इतिहास है वो आप भूल जाइएगा। हुँ, और जो 8 का हाई था वो 2016 में क्रॉस हुआ। और हुँ, वो भी एक तरह से कहने की बात है कि 2016 में क्रॉस हुआ, क्योंकि वो तब तक इंडेक्स ही बदल गया था। स्मॉल कैप हुँ, इंडेक्स ऐसा है जिसमें 18-20% हर साल बदलाव होता है। हुँ, तो 5-6 साल में वो नया ही इंडेक्स होता है। तो वो हुँ, जो स्टॉक्स गिरे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। और वो एक हुँ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक आइसोलेटेड बात है, क्योंकि हुँ, 2017-18 में भी 1.5 साल बहुत तेज़ी आई थी स्मॉल कैप में। और हुँ, 2018-19 में वो फिर से 2 तिहाई लगभग गिरा, 65% गिरा। 2 हुँ, तिहाई कोई चीज़ गिरती है तो 3 हुँ, गुना होती है, आप वहीं पर आते हो। तो हुँ, कई लोग जो अभी अपना 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल हुँ, पहले हमने जो हमारे हुँ, साथ निवेशित थे उनका पैसा हुँ, 80% या 100% ही ऑलमोस्ट, के कुछ हुँ, केसेज़ में तो ज़ीरो कर दिया था। हुँ, तो हुँ, ये एक चीज़ है। एक और चीज़ है कि स्मॉल कैप में
देखिए लार्ज कैप में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस सब के आप निकल सकते हैं, एक लॉस आपका एक हुँ, लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। हुँ, यहाँ पर वो बात नहीं है, क्योंकि हुँ, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो शून्य में विलीन हो जाते हैं। आप हुँ, ये राइट, सोचिए कि आज के दिन या बीएसई, एनएसई मिला के करीब 4,100 कंपनी ट्रेड होती है, पर हुँ, आईपीओ उससे कई गुना कंपनीज़ का आ चुका है। अब हुँ, तो हुँ, बहुत सारी हुँ, कंपनीज़ हैं जो अब एग्ज़िस्ट ही हुँ, नहीं करती। आप हुँ, उन 90 के दशक में देखें तो कई वर्ष थे जहाँ 1200-1300 लिस्टिंग्स हुई हुँ, और उन स्टॉक्स का कोई अता-पता नहीं है। तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ये हो सकता है। अभी आपको हुँ, लग रहा होगा कि मेरे से स्मार्ट तो कोई है ही नहीं, जितना पैसा मैंने हुँ, कमा लिया 1 साल में, 1.5 साल में। और ये भी हुँ, बात है कि जब पैसा कमा रहे होते हैं तो तब आप अपने को श्रेय देते हैं कि मैं इतना हुँ, स्मार्ट हूँ। राइट, अ या मैं इतनी स्मार्ट हूँ, लेकिन जब वो क्रैश आता है तब आपको बहुत सारे विलन नज़र आते हैं हुँ, कि सेंट्रल बैंकर्स ने ये किया, नो हुँ, इस मिनिस्टर ने ये पॉलिसी बदल दी, ये मैनेजमेंट हुँ, चोर था, वो हुँ, ब्रोकर ने स्टॉक डंप किया, कुछ भी आपको मिलेगा तब आपको लगेगा वो सारा लक का गेम है। पर एक चीज़ समझिए हुँ, कि सक्सेस या सफलता हो या फेलियर हो, दोनों में स्किल भी होता है और लक भी होता है। तो जब चीज़ें हुँ, अच्छी कर रही होती हैं तब आपको लगता है कि सब मेरे हुँ, स्किल से हो रहा है, जब चीज़ें खराब हुँ, होती हैं तब आप लक को याद करते हो, लेकिन दोनों जगह लक है और हुँ, अब मतलब बहुत रिस्की टेरिटरी में है, स्पेशली जो छोटे बिल्कुल स्टॉक्स हैं। वो हुँ, हम लोग अपने पीएमएस में भी जब अच्छा भी लगता है ये एरिया, तो हम एक तो 1,000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे तो देखते नहीं हैं, और 1,000 से 5,000 में भी बहुत ही लिमिटेड एक्सपोज़र रखते हैं, 15-17% के ऊपर शायद ही हुँ, कभी जाते हों। उसमें भी बहुत सारे लिक्विडिटी फ़िल्टर डालते हैं कि ये तो ठीक है कि आप दिखा दोगे कि इतना रिटर्न है, पर आप उस स्टॉक से निकल भी पाओगे या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। तो वो सोच राइट, समझ कर ही निवेश करना होता है। राइट। मैम एज़ अ लेमैन इन्वेस्टर या जो अभी नए-नए इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने स्मॉल कैप को एक बेंचमार्क बना लिया कि इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट देता ही देता है। इस समय उनको कैसे आपने सारी हमें हिदायतें दे दी, आपने सारी हमें जो है वो वार्निंग्स बता दी कि स्मॉल कैप एक रिस्की स्पेस है और उसमें क्या-क्या हो सकता है, आपका कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब एक लेमैन के पास क्या रास्ता है अगर वो स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोज़र रखना चाहता है? वो इंडिविजुअली स्टॉक सेलेक्ट करे या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए? इंडिविजुअली सेलेक्ट करे तो जैसे आपने अभी एक पैरामीटर बताया कि मिनिमम 1000 करोड़ का तो मार्केट कैप होना ही चाहिए और आपने बातों ही बातों में ये भी बताया कि आप कैसे पीएमएस में 15 से 17% से ऊपर उस रेशियो को नहीं ले जाते, स्मॉल कैप के रेशियो को नहीं ले जाते हैं। एक लेमैन, एक रिटेल इन्वेस्टर इस बारे में क्या एक्शनेबल इनसाइट लेके जा सकता है आज कि मैंने स्मॉल कैप को अप्रोच करना है तो कैसे करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाऊँ या डायरेक्ट जाऊँ? अगर डायरेक्ट जाऊँ तो मैं क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखूँ? और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखूँ? अगर आपको अब वैसे जैसे मैंने कहा, अब काफ़ी हाई रिस्क ये एरिया हो गया है, लेकिन हुँ, आपको निवेश करना है तो शायद म्यूचुअल फंड ही बेहतर रहेगा, हुँ, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अंदर घुसना पड़ता है, उतनी लंबे इतिहास नहीं होता, हुँ, मैनेजमेंट के बारे में शायद आपको उतना मालूम नहीं हो, और फिर हुँ, एक ये भी बात है कि ये हाई रिस्क एरिया में हमेशा पोर्टफोलियो अप्रोच फिर भी बेटर रहता है कि आपने ये नहीं कि खाली 2 ही 3 स्टॉक लिए हुए हैं। अगर आप हुँ, खुद से लेंगे तो उतना ही कर पाएँगे, तो हुँ, उसमें फिर खतरा ज़्यादा है। तो अगर आपको जो भी अब एक्सपोज़र रखना है, मेरा अब इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा तो इस बारे में रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी आपको रखना हुँ, है वो बेटर कि आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच जो म्यूचुअल फंड अपनाते हैं वहाँ हुँ, रहिए। हुँ, और इंडिविजुअल जहाँ तक आपकी बात है, मतलब स्मॉल कैप को आप छोड़िए, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं हुँ, कहती हूँ हमेशा कि आप क्राइटेरिया सोचिए, और 25-30 स्टॉक आपको लगभग लेने पड़ेंगे, और वो भी कोई एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। जैसे हमको भी कोई बहुत सेक्टर अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने 40% पोर्टफोलियो उसका उसमें डाल दिया, पीएमएस में या अपने स्मॉल केस में। हुँ, वो तो इसलिए वो भी आपको देख के रखना है कि ऐसा नहीं कि आपने 15 स्टॉक भी लिए और अगर खाली एफएमसीजी और बैंक्स है तो वो फिर 2 ही स्टॉक आप उसको समझिए। तो हुँ, थोड़ा उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन रखिए। ये हुँ, भी जानिए कि जितना भी सोच समझ के आप लेंगे उसमें गलतियाँ होंगी, हुँ, क्योंकि ये मार्केट का नियम है, क्योंकि आपको भविष्य नहीं मालूम।
भविष्य नहीं राइट। मालूम तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा कि अच्छा करेगा और वो अच्छा नहीं करेगा। तो जब हुँ, वो आपको समझ में आए गलती तो आप निकल जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब भी आप किसी चीज़ में निवेश करें तो ये सोचें कि ये गलती हो सकती है, हुँ, क्योंकि इंसान अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहता। तो इसलिए राइट, अगर आप राइट। वो समझ सकें तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है। हम लोग तो ख़ैर कई चीज़ें करते हैं तो इसलिए स्टॉप लॉस भी आप ज़रूर रखिए। हम लोग हुँ, उस मामले में एकदम रिजिड हैं। हम लोग जैसे परचेज़ के टाइम बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन सिस्टम, लेकिन हुँ, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मशीन ही, बिकॉज़ इंसान की ये फ़ितरत ही होती है कहने की कि मुझसे गलती नहीं हुई, थोड़ी देर और हुँ, देख लेते हैं, इस स्टॉक के लिए हुँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हुँ, हिट भी हो गया तो। तो हुँ, वो उस रास्ते मत जाइए। जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल के थ्रू नहीं जा रहे, खुद ही कर रहे हैं, तो अगर आपने सोचा है कि मैं ऐसी कंपनी लूँगी जिसमें इतनी अर्निंग्स ग्रोथ हो, इतना रिटर्न है, जो भी आपके 4-5 क्राइटेरिया है, तो फिर उस पर कायम रहिए। हुँ, मैंने देखा है कि कई लोगों ने बड़े सिंपल सिस्टम भी बनाए हुए हैं, पर अगर आप बिल्कुल अनुशासन, डिसिप्लिन से वही फ़ॉलो करेंगे तो हुँ, अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन होता ये है कि आप कहते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, लेकिन हुँ, फिर आप अपनी दोस्त की सुनेंगे, टीवी पे किसी को सुनेंगे, कुछ इधर से टिप आएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आपने वो ले लिया, तो हुँ, अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो वो नहीं होता, जिसमें वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों, जो आपने शुरू में कहे थे। तो जो हुँ, भी अपना सिस्टम बना रहे हैं, उसको अनुशासन से फ़ॉलो करिए, स्टॉप लॉस रखिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचिए कि सेक्टर्स कौन से चाहिए होने चाहिए, कौन-सी कंपनीज़, वो सब सोच समझ के अगर आप उतना सोच समझ के करेंगे तब आपका कुछ चांस है कि वो 25-30 में से 2-3 मल्टी बैगर आपको मिल जाए। लेकिन हुँ, कोई भी आपको ये कहानी सुनाए कि मुझे आज के दिन मालूम है कि कौन से स्टॉक अगले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, तो वो हुँ, झूठ बोल रही है या बोल रहा है। वो आज हुँ, तक दुनिया के इतिहास में कोई फंड मैनेजर, कोई इन्वेस्टर नहीं हुआ जिसकी सब पिक्स काम कर रहे हैं। आप हुँ, राकेश झुनझुनवाला को देख लीजिए, सैकड़ों स्टॉक लिटरली उसने लिए और हुँ, वो खाली 3-4 स्टॉक में पैसा बना। वॉरेन बफेट को देख लीजिए, सेम पैटर्न। तो सबको हुँ, पहले से नहीं मालूम होता। मुझसे लोग पूछते हैं कि हुँ, मैडम आपने एचडीएफसी बैंक और अमेज़न निकाला इतने साल पहले, हुँ, आप बताइए हुँ, अगले 20 साल के लिए कौन-सा स्टॉक है? हुँ, मैंने कहा ये किसी को नहीं मालूम रहता कि अगले 20 हुँ, साल के लिए कौन-सा स्टॉक है, ये आदित्य पुरी और जेफ बेज़ोस को भी नहीं मालूम था। तो हुँ, राइट। आपको सोच समझ के निवेश करना है और हमेशा अपने निवेश को एटलीस्ट तिमाही में एक बार या ज़रूर देखिए कि अब यही स्टॉक्स में रहना है या कहीं और रहना है। एक बार इस चीज़ को भूल के कि मैं इसको होल्ड कर रही हूँ। हुँ, राइट। अब एक क्वेश्चन मेरे पास 3-4 क्वेश्चन निकले आपकी बातों से। एक तो आईपीओ के जी, ऊपर चर्चा करनी है, हेजिंग के ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक सिचुएशन बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक यंग व्यक्ति है, 25-26 साल का व्यक्ति है और उसने भी अपनी जॉब शुरू करी है और उसने फैसला कर रखा है कि मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूँगा। तो आप लंबे समय से मेरा मतलब है वो 15-20 साल का होराइज़न देख के चल रहा है क्योंकि 25 साल का है, वो कह रहा है मैं 40-45 साल तक आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स इस लंबे समय को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे मिलेंगे? मुझे स्मॉल कैप स्पेस में मिलेंगे या मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊँ या मैं सिंपली लार्ज कैप फंड्स के साथ जुड़ा रहूँ? क्या आप उसको एक सजेशन देंगे कि उसको इस समय क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर? किस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए? कभी भी आपको एक एक साइड पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हुँ, एज़ आई ऑलवेज़ से कि नो थीम लास्ट्स फॉरएवर, नो हुँ, ज्योग्राफी, नो एसेट क्लास, नो सेक्टर, नो इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑल्सो। आप वैल्यू, ग्रोथ ये सब की बात करें, तो कोई भी चीज़ हमेशा नहीं लास्ट करती है। हुँ, सबसे स्टेडी बिज़नेस भी जो हो, ज़रूरी नहीं कि उसके स्टॉक्स में आपको स्टेडी रिटर्न मिले। हुँ, तो ये सब मिथ है कि आप एक टाइप का ही इन्वेस्टिंग करें और जो हुँ, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स इसके लिए दिए जाते हैं, चाहे स्टॉक्स के हों, चाहे स्ट्रैटेजीज के हों, वो सब सर्वाइवरशिप बायस वाले होते हैं। तो जैसे हुँ, अमेरिका में ये स्टडी हुई थी तो पहले लगा कि हाँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देते देते हैं क्योंकि उनका हुँ, इतिहास ज़्यादा लंबा है। लेकिन हुँ, उन्होंने जब उसको सर्वाइवरशिप के लिए एडजस्ट किया, मतलब कि ये नहीं कि जो म्यूचुअल फंड आज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही। आप शुरू हुँ, से जाइए कि कौन-कौन से फंड लॉन्च हुए थे, उसमें कई इतना खराब किया कि बंद हो गई स्कीम या कहीं मर्ज करना पड़ा।
तो अगर आप हुँ, उस सबको अकाउंट पे लो तो कोई भी एक्सेस रिटर्न नहीं आया, वहाँ भी स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा मिली लेकिन एक्सेस रिटर्न नहीं मिला। तो हुँ, ये खाली आपको उदाहरण दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पिकअप करके या एक हुँ, पर्टिकुलर स्टॉक पिकअप करके कि हाँ एचडीएफसी बैंक ने इतना रिटर्न दिया, बट लोग भूल जाते हैं कि कितने बैंक्स आए जिनको लाइसेंस मिला। एचडीएफसी और कोटक का आपको ट्रेजेक्टरी दिखाई देती है, बट वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी आया, टाइम्स गारंटी भी आया, सेंटूरियन भी आया जो सब चले हुँ, गए। तो हुँ, हमेशा इस चीज का ख्याल रखिए कि आपको खाली जो सफल हो गया, जो सक्सेसफुल रहा, उसी के उदाहरण दिए जाते हैं। जो हुँ, स्टॉक शून्य में विलीन हो जाते हैं या इररिलेवेंट हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। लाइक जैसे कि अभी आप यूएस में देखिए, हम लोग तो 25 साल से ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं। तो जब 2000 के आसपास टेक की बात होती थी, तो टेक का मतलब होता था डेल, मोटरोला, आईबीएम, सिस्को। लोगों को ये याद नहीं होगा कि एक समय था जब सिस्को दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तो वो, हुँ, अब हम टेक मेजर्स की बात करते हैं तो इन कंपनीज का तो नाम भी नहीं आता है। राइट। तो चीजें बदलती रहती हैं, तो आप कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कभी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लॉक इन मत होइए हमेशा। हुँ, दिस इज द गोल्डन रूल। कभी थीमेटिक फंड में नहीं कि मैं आईटी टेक्नोलॉजी विल डू वेरी वेल तो मैं आईटी फंड में ज्यादा डाल दूंगा या ईएसजी में डाल दूंगा, वो कल की टेक्नोलॉजी है। तो हुँ, ये सब नहीं। यू हैव टू बी फेयरली वेल स्प्रेड आउट। राइट। मतलब अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करते हुए चलें हाँ। और जहाँ मतलब ऐसा ना करें कि एक चीज़ को अच्छा बना लें, एक चीज़ को बुरा बना लें, हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मेरे पास कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक का ज़िक्र जो है वो 2-3 बार हो चुका है और बहुत रिटेल इन्वेस्टर इस समय जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है? पिछले 3 साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न जो है वो बना के दिए हैं इस स्टॉक ने। बैंक अंदर से अच्छा चल रहा है, जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो ठीक लगते हैं। मर्जर का इम्पैक्ट कई लोग बोल रहे हैं कि इस पे देखने को मिल रहा है। आपके थॉट्स आज की डेट में क्या है? 20-25 साल पहले जो डिस्कवरी थी मैं उस पे भी आऊँगा। लेकिन आज की डेट में आप एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को कैसे देखते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स को इसको लेके कैसे डील करना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रखा है या जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एक अच्छा रन देगा? देखिए, मैं जनरली तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करती हूँ। मैं हुँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आज के दिन में हमारे सिस्टम्स को तो बैंकिंग अच्छा नहीं लगता है। तो ओके। बैंकिंग हमारा काफ़ी अंडरवेट सेक्टर है। हुँ, और वैसे तो मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे कहा था कि मैडम आप तो अपनी हर इंटरव्यू में बोलती हैं कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। हुँ, मैंने कहा बात सच्ची है। मैं हुँ, बैंक्स और लेंडर्स में बहुत डर-डर के निवेश करती हूँ। हुँ, अ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ नेगेटिव सरप्राइजेज ही आते हैं। पॉजिटिव सरप्राइजेज का स्कोप बहुत कम रहता है और नेगेटिव हुँ, का ज़्यादा रहता है, और बाहर बैठे आपको नहीं मालूम चल सकता कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ क्रेडिट में प्रॉब्लम है, वो हुँ, आपको मालूम नहीं चलेगा। तो हुँ, इसलिए वो डर अगर इंडेक्स में इतना बड़ा वेट नहीं होता तो मैं तो ये सेक्टर देखती ही नहीं। लेकिन हुँ, सबसे बड़ा वेट है। और ये भी हुँ, आप बात देखिए कि पिछले 4 साल में 2020, 21, 22, 23 खाली 1 वर्ष था जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफ़ॉर्म किया, और वो था 2022। हुँ, अदरवाइज़ 2020 में सब सेक्टर चले, एक ही सेक्टर नेगेटिव में था, बैंकिंग। हुँ, 2021 में इंडेक्स 22% ऊपर गया, बैंक निफ्टी खाली 11% ऊपर गया। हुँ, आप 2022 में देखें तो तब आउट परफॉर्म किया, और उस समय एक एक स्पेशल पीरियड था कि एनपीए साइकिल आपकी निकल गई, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है, और इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो पहले राउंड में बैंक्स के मार्जिन बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोन पे हुँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, डिपॉजिट पे हुँ, तो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से हुँ, नहीं बढ़ता है। तो हुँ, वही एक साल था जब हमारे पीएमएस में हम लोग मार्केट वेट टू ओवरवेट थे बैंक्स। हुँ, बाकी किसी भी साल हम लोग ओवरवेट नहीं रहे हैं। 2023 में भी वही हाल कि जितना इंडेक्स चला, बैंक निफ्टी उससे लगभग आधा चला। तो हम लोग अभी अंडरवेट हैं, थोड़ा स्क्यू पीएसयू बैंक्स की तरफ अभी ज़्यादा है हमारे पोर्टफोलियोज़ में। और अब तो थोड़ा-सा जैसे जो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह से जो भी आया है, उससे ये भी लगता है कि शायद क्रेडिट में भी अब थोड़ा बैड न्यूज़ आने लगे। तो ये अच्छा। सब कंसर्न है। इट्स अ हुँ, लेवरेज सेक्टर जिसमें आपका कैपिटल बहुत कम रहता है, तो वो थोड़ा भी एसेट क्वालिटी में हिट आता है तो वो एक इशू हो जाता है। तो हुँ।
मैंने कहा ओवरऑल बैंकिंग इज नॉट समथिंग वी लाइक, देयर आर मच बेटर प्लेसेस इन द मार्केट। हुँ। तो ये अभी के लिए तो यही व्यू है। हुँ। मैम आपने बताया था कि अ, हिट मिस रेशियो होता है मतलब हर शेयर जो आप लेते हैं वो हिट नहीं होता। बहुत सारे मिसेस भी होते हैं और आपने खुद बोला कि लोग बाग आपसे आके पूछते हैं कि आपने एचडीएफसी और अमेज़न को जो है साइट कर लिया था। ऐसे और मल्टी बैगर्स बताइए। तो मैं आपका हिट मिस रेशियो अगर एक एवरेज जानना चाहूँ कि किस तरह से रहता है कि कितने में से कितने बहुत हिट होते हैं और कितने जो हैं वो मीडियोकर परफॉर्मेंस देते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं और कितने जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देते। तो इसको कैसे बताना चाहेंगे? If you have a hit ratio of about not two-thirds, 60-65%, that's very good. हुँ, So, उतने तक आप पहुँच जाइए तो बहुत अच्छा है। तो उसमें कुछ तो होंगे कि जो बिल्कुल ही डड निकले, तो उसमें से निकल जाइए। हम लोग वही बोला, हम हुँ, लोग उसमें एकदम क्लिनिकल है। हुँ, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल जाइए। कुछ बहुत हुँ, नॉट जस्ट स्टॉप लॉस, हम लोग हर तिमाही रीबैलेंस करते हैं और हर तिमाही जो प्रश्न हम पूछते हैं, वो हुँ, ये है कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, दैट इज़ हुँ, द क्वेश्चन। बिकॉज़ अगर आप शुरू करेंगे कि मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, उसका मैं क्या करूँ? तो हुँ, आप गलत निर्णय पे पहुँचेंगे। क्योंकि ये हुँ, भी एक बेसिक बायस होता है कि जो भी चीज़ आपके पास है, आपके लिए उसका वैल्यू या मूल्य ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ हुँ, स्टडीज़ भी हुई थी कि जैसे हुँ, यूनिवर्सिटी में एक क्लास में आधे लोगों को एक कॉफ़ी का मग, बहुत साधारण सी चीज़ है, कॉफ़ी का मग दिया गया, बाकी आधों को नहीं दिया गया। 1 हुँ, हफ्ते बाद जब पूछा गया कि इस कॉफ़ी मग की क्या वैल्यू है, तो जिसके पास वो कॉफ़ी मग है, वो बोलेगा ये ₹75 का है, जिसके पास नहीं है, वो बोलेगा ₹50 का है। हुँ, तो दैट्स द थिंग। तो वो हुँ, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आज की डेट में सबसे अच्छी जगह निवेश करने की कौन-सी है? हुँ, वहाँ पर निवेशित रहो। तो कई बार ऐसा भी नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट जस्ट कि आपको लगा कि अब बेहतर कहीं और अपॉर्च्युनिटी है, तो आप वहाँ शिफ्ट कर गए। हुँ, और भी उसके ऊपर जैसे मैंने बोला, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे अब इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स है, हुँ, वो हम लोग ओवरवेट है अक्टूबर 2021 से। ज़्यादातर हुँ, लोगों को वो कहानी समझ आई 2023 में। तो अब हर तिमाही पे एक्चुअली हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि अब हो गया रन कि अभी बाकी है, 2.5 साल होने को आया हम लोग को हुँ, ओवरवेट उस सेक्टर में हुए। तो हमेशा वो चीज़ रखिए अपने दिमाग में, वो कहानी नहीं बनाइए कि ये बहुत ही महान कंपनी है, ये बहुत ही महान मैनेजमेंट है, इसके ये हुँ, हमेशा ही अच्छा करेगा, ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं एग्ज़िस्ट करता है दुनिया में। तो आप हुँ, बिल्कुल अपने दिमाग में कहाँ हम कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपके जो 5 स्टॉक्स हैं ऊपर के स्टॉक के, वो उनकी ज़रा कहानी बताइए। हमने कहा हम लोग हुँ, जानबूझ के अपने दिमाग में कहानी नहीं बनाते हैं। हुँ, 2021 में केमिकल्स में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब वो सिग्नल आया कि निकल जाओ, तो निकल जाओ। फिर आपने अपने हुँ, दिमाग में उसको बना रखा हो कि ये कंपनीज़ तो हमेशा ही अच्छा करेंगी, तो आप समय पे निकल नहीं पाओगे और ना ही आप समय पे निवेश कर पाओगे। जो मैं हुँ, बोल रही हूँ, अक्टूबर 2021 से हमने इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स देखा और उसमें हुँ, ओवरवेट हुए। वो चीज़ बहुत लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि वो 12 साल से बहुत ही खराब परफ़ॉर्मेंस वाला सेक्टर था। 2009 से लेके 21 तक उस सेक्टर हुँ, ने कुल 2% कंपाउंडिंग दी, 2 ढाई परसेंट। तो हुँ, उसके बाद लोगों को लगता है कि ये सेक्टर तो देखने जैसा ही नहीं है। हुँ, जबकि हम वो चीज़ अपने दिमाग में वो पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं, ना हुँ, पॉज़िटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड में, कि अब ये हमेशा से डॉग सेक्टर रहा है तो अब हम इसको देखेंगे ही नहीं। या हुँ, पीएसयूज़ भी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, 2008 वाला पीएसयू इंडेक्स आपको 15 साल बाद 2023 में देखने को मिला। हुँ, तो वो चीज़ आपको निकालनी है दिमाग से, आज क्या अच्छा लगता है, इसी के लिए हम लोग वो बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन, बिकॉज़ वो मशीन के दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता। तो हुँ, दे जस्ट लुक एट डेटा। तो डेटा राइट, में क्या अच्छा लगता है, वो देंगे। बट वही है कि ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स के बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं तो हम लोग 40% डाल दें हुँ, पीएमएस का उसमें। वो हमारा ऊपर से रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि सेक्टर एक्सपोज़र भी लिमिटेड रखें और ये सब। जैसे अब पिछले साल भर में फार्मा स्टॉक्स बहुत सारे हमारे सिस्टम्स को अच्छे लग रहे हैं। तो हुँ, लेकिन अब उतना, अगर 10 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तो शायद उसमें से हम लोग 6 ही लें। हुँ, राइट। ये लिमिटेड एक एक्सपोज़र रखते हो। सेक्टर एक्सपोज़र का भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं। राइट। मैम एक आईपीओ की बातचीत भी अभी हमने करी थी और आईपीओ को लेके मेरा सवाल ये है कि 2023 तो मेरे ख्याल से आईपीओ ईयर रहा इंडिया के लिए।
राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया ने वर्ल्ड ओवर अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया वाज़ द नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आईपीओज़। बहुत आईपीओज़ में शायद पैसा भी बना, बहुत आईपीओज़ में पैसा भी जो है वो गया, ऑल्दो आपने अभी बताया कि आईपीओ इस समय एक रिस्की एरिया है। आपका आईपीओ को ओवरऑल एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या थॉट्स हैं आईपीओ को लेके? फिर हम इस पे आगे फॉलो अप क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, तो इसमें मैं कहूँगी कि आपको ना अपना मेंटल स्पेस, ना अपना ज़्यादा पोर्टफोलियो आईपीओज़ में लगाना है। हुँ, कि कई लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा ये आईपीओ में इतना अलॉटमेंट मिला, इसमें इतना उसके बाद इतने में बेच दिया, 3 गुने पे बेच दिया, पर आपने हुँ, शायद अप्लाई जब किया होगा वो अमाउंट उससे बहुत ज्यादा होगा। आप खाली हुँ, अलॉटमेंट वाले अमाउंट से गिन रहे हैं रिटर्न, बट आपने जो हुँ, अप्लाई किया था आपको उस अमाउंट से गिनना है। एक तो ये बात है। हुँ, दूसरा, इसमें जब ये फ्रेंजी आती है आईपीओ में, और दुनिया में बहुत सालों से फ्रेंजी आ रही है। नहीं तो हुँ, 19th सेंचुरी पेरिस के भी देखे हैं कि जब आईपीओ फ्रेंजी थी तो वो हुँ, लिटरली खोमचे वाला भी आपको हुँ, प्रॉस्पेक्टस बांट रहा था। हुँ, तो हुँ, वो उस हुँ, समय 2021 में भी आप देखें तो वो सो कॉल्ड न्यू एज टेक कंपनीज का एक फ्रेंजी आया था। हुँ, तो ये पीरियोडिकली आती ही रहती है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा दिमाग, ना बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाली बात है। लोग इसको लॉटरी समझने लगते हैं कि कंपनी देखनी ही नहीं है, कंपनी अच्छी है, बुरी है। अभी तो ऐसा है कि अलॉटमेंट मिलेगा तो वो डबल हो जाएगा, तो मैं तो उस प्रोसेस में लगा रहा हूँ, और एक दिन वो द म्यूज़िक स्टॉप्स एंड देन यू हुँ, फॉल ऑफ। सो वो ये क्लासिक बबल बनता जाता है। नॉट टू से कि सब आईपीओ कंपनीज बेकार है, बट दूसरी चीज ये भी होती है कि हाई रिस्क एरिया में द ओनली वे इट कैन वर्क इज एज अ पोर्टफोलियो। हुँ, बट आईपीओ में आपको कुछ मालूम ही नहीं कि आपको क्या अलॉटमेंट मिलेगा, तो यू कैन नॉट फॉर्म अ पोर्टफोलियो। और अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो लिस्टिंग के बाद भी आप देख सकते हैं। हुँ, तो वो again, as I said, don't use too much of your mental space, don't use too much of your money in these kind of things. हुँ, राइट, राइट। बट फिर भी मतलब मैंने जितने रिटेल इन्वेस्टर से बातचीत करी है, सबको लगता है कि यार बस थोड़े दिन में 10-15 हज़ार रुपए कमा लेंगे, 20,000 रुपए कमा लेंगे क्योंकि उसमें लॉट साइज़ तो छोटा-सा ही मिलता है। आप मल्टीपल भी अप्लाई कर लो, जो बहुत अच्छे आईपीओ होते हैं, उसमें फिर मिलता भी नहीं है बहुत सारे हाँ, लोगों वही को। तो कह रहे हैं, मिलता ही हुँ, नहीं ना, तो आपने जो हुँ, जितना अप्लाई किया, आप रिटर्न गिन रहे हो जो अलॉटमेंट से, हुँ, पर वो आपने तो जो अप्लाई किया वहां से आपको रिटर्न गिनना है ना, कि हुँ, राइट। तो वो मैम आपने एक वर्ड यूज़ किया था हेजिंग। आपने बोला था कि हम अपने पोर्टफोलियो को जो है हेज करके रखते हैं और हम भी जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने सबने देखा कि 75% आपने ऐसा क्लेम कर रखा है कि पोर्टफोलियो जो है वो हेज है। पहले सबसे आसान भाषा क्या होगी समझने के लिए हेजिंग को? सबसे आसान टर्म्स में, मैं समझ लीजिए कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देवीना मैम एक बार प्लीज़ हेजिंग आसान शब्दों में बता दीजिए क्या होता है? और फिर मैं आपसे हेजिंग के बारे में और बातचीत करूँगा। तो मैं सबसे पहले तो बताऊं कि हम लोग करते क्या है मार्केट में। हेजिंग हुँ, का मतलब है कि आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, हुँ, या आपने पुट ऑप्शन का मतलब होता है और या इंडिया में ज्यादा ऑप्शन स्टॉक्स के तो लिक्विड नहीं है, तो आपको हुँ, खाली निफ्टी का ही पुट आप खरीद सकते हो। तो आपने खरीदा है कि अगर जैसे अगर अभी जो भी इंडेक्स है, अगर आपने लेटर से 21,000 या 21,500 स्ट्राइक का अगर पुट खरीदा है, तो उसका मतलब है कि अगर मार्केट 21,000 से नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो 21,000 पर ही रुक जाएगा। हुँ, उसके राइट, आप उससे नीचे नहीं जाओगे। हुँ, ये एसेंशियली ये करके देता है पुट ऑप्शन। सो दिस इज, ओके, मतलब वैसे आप ऑप्शन में खेलिए मत। मैं अभी फिर से एक वो भी साथ हुँ, में वार्निंग लगा दूं। हुँ, लेकिन ये चीज तो खाली हेज करने के लिए है। इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है, सो हम लोग हमेशा हेज नहीं रहते हैं, क्योंकि हुँ, अगर हमेशा हेज रहेंगे तो उतना कॉस्ट हर समय इंश्योरेंस का देना पड़ेगा। पर जब भी कुछ भी अनसर्टेनिटी लगती है तो हेज खरीद लेते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन में जब टेंशन बिल्डअप हो रही थी, उस समय हमने हेज खरीदा था। और जब जिस दिन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, मार्केट 5% गिरा, हम लोग 1.6%, हुँ, 1.6% गिरे। तो हुँ, वो वहां पर हेज काम आता है। कई बार होता है आपने हेज खरीदा, वो ऐसे ही मार्केट गिरा नहीं, तो आप कहें तो एक तरह से वेस्ट हो गया। लेकिन वो वेस्ट हुआ क्या, मतलब वो तो बात हुई कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी और तबीयत खराब नहीं हुई। उस वर्ष आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। हुँ, तो वो राइट, वेस्ट नहीं हुआ। तो हम लोग राइट, हमेशा
अपना बेसिक प्रिंसिपल ये है टू err ऑन द साइड ऑफ कॉशन, बिकॉज़ हुँ, इन्वेस्टिंग इज़ अ लूज़र्स गेम, यू विन हुँ, ओनली इफ यू डोंट लूज़। तो ये हुँ, चीज़ आप गाँठ बाँध लीजिए कि आपको सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। उसकी हुँ, रिटर्न मैक्सिमाइज़ नहीं करनी है, पहले प्रोटेक्ट करना है कि वो ऐसा नहीं हो कि वो जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे फंड्स 35-40% गिर गए। तो आप ये समझ लीजिए कि 1/3 कोई चीज़ गिरती है तो आपको 50% ऊपर जाएँगे तब आप ज़ीरो पे आएँगे। कोई चीज़ 50% गिर जाती है तो डबल होने पे आप ज़ीरो पे आते हो। तो हुँ। ये चीज़ मत भूलिए, इसलिए अपने जो खून पसीने की कमाई से को हुँ। ज़रा ध्यान से निवेश करिए। एक आजकल ना बड़ा ट्रेंड चला है कि कोई भी मतलब एक फ्रेंज़ी आती है, जैसे भी हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की फ्रेंज़ी आई थी। अभी आजकल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि 5 से 6% रिटर्न पर मंथ कमाइए। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग की वो स्ट्रैटेजी बता देंगे और इस तरह से मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। तो आपको मैम इतना समय हो गया मार्केट में, क्या 5 से 6% पर मंथ किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग में, चाहे वो इक्विटी हो, क्रिप्टो हो या आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, क्या ये कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए पॉसिबल है 5 से 6% पर मंथ? अ नहीं पॉसिबल है, मतलब हो सकता है कि आपको कोई एक समय मिले जिसमें वो रिटर्न आ जाए। हुँ, लेकिन आप कहें प्रेडिक्टेबली एंड विद सर्टेनिटी कि 5-6% आपको मिलेगा, ये हुँ, एकदम ही फालतू बात है। और अगर हुँ, किसी के पास ये जादू की छड़ी है कि वो 5-6% कमा ही सकता है, तो वो हुँ, आपको क्यों सिखा रहा है? फिर तो वो हुँ, आप खुद ही कमा ले। मैं तो देख रही थी हुँ, बीच में एक किसी का कि 1% खाली 1% दिन का कमाना है, तो लगेगा इसमें हुँ, तो क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है। बट अगर राइट, आप 1% हर ट्रेडिंग डे पे कमाएँगे, तो आपका हुँ, पैसा 7 गुना हो जाएगा 1 साल में। हुँ, और मैंने कैलकुलेट किया कि 6-7 साल में आप 10 लाख से भी शुरू करें, तो आप हाँ, दुनिया के एटलीस्ट इंडिया के तो सबसे रिचेस्ट हो जाएँगे। तो जिसके राइट, पास ऐसा हाँ, ऐसी जादू की छड़ी है, वो आपको क्यों 2000 और 5000 और हुँ, 10,000 में वो हुँ, हुँ, कोर्स पढ़ा रहा है। हुँ, दिस हुँ, इज़ टोटल एब्सर्डिटी। और राइट, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ हुँ, इससे रिलेटेड मैं कहना चाहूँगी कि हुँ, कई लोग रिस्क स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स पे रहते हैं और हुँ, कई लोग एक से दूसरे पे जंप करते हैं कि आप खाली फिक्स डिपॉज़िट में इन्वेस्टेड थे, आपने कभी हुँ, इक्विटी भी नहीं ली और हुँ, ये मैंने देखा था 2021 में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑप्शन हुँ, ट्रेडिंग, रात को उठ के रॉबिनहुड ट्रेडिंग आप ये हुँ, करने लग गए। तो हुँ, तो दोनों एंड पर एक्सट्रीम एंड पर मत जाइए। हुँ, सोच समझ के एसेट एलोकेशन करिए, ठीक से निवेश करिए। राइट। मैम कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बड़ा है और आपने ऑलमोस्ट अब सब कुछ देख लिया है, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आ रही हैं, बट आपने सब कुछ देख लिया होगा। क्या कोई ऐसी हमारे पास आपके पास पर्सनली जिनको आप जानते हो जो एक एक आम व्यक्ति और सिंपली उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्ट करके पेशेंस दिखा के जो आपने बोला ना दोनों मतलब रिस्क के दोनों एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे ना रहते हुए, रिस्क के स्पेक्ट्रम पे दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे ना रहते हुए वो बीच में चलते रहे और धीरे-धीरे उनकी वेल्थ भी क्रिएट होती रही, एक अच्छी वेल्थ वो क्रिएट कर पाए हों। हाँ, वो तो मतलब मैं पर्सनली तो सी जो आपको बड़े नाम नज़र आते हैं, वही मैंने कहा हुँ, जैसे राकेश है या और भी हुँ, कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी वेल्थ बनाई। आप ये भूल हुँ, जाते हैं कि उन्होंने कितनी जगह इन्वेस्ट किया, वो एक बात हुँ, है और दूसरी बात ये है कि आपको ये रियली में समझना होगा कि इक्विटी मार्केट रिटर्न्स आर वॉलेटाइल, ये तो हम लोग सबको समझ में आता है कि ये तो हुँ, लिखा हुआ है। लेकिन आप हुँ, उस चीज़ को कितना आत्मसात कर पाए, कितना आप हुँ, उसको अपने जीवन में ला पाए। तो जैसे हुँ, राकेश पर एक किताब थी, उसमें वो हुँ, वो लाइन उन्होंने ऐसे ही लिखी हुई थी, जो हुँ, राइटर्स थे उसमें उन्होंने फ़ोकस नहीं किया, पर मेरे लिए उस किताब का पूरा सार उसमें था कि हुँ, राकेश सेज़ दैट I made a lot of money from 1989 to 92. I made a lot of money from 2003 to 2007. But in between, there were 5 years when I made no money. So if you हुँ, can realize कि equity returns can be very lumpy, कि हुँ, आपका सारा रिटर्न 2-3-4 साल में बन गया, फिर 4 साल कुछ हुआ नहीं, तो आप उसमें अगर अपने पे संयम रख सकें और अनुशासन रख सकें, हुँ, तो आपको रिटर्न्स बनेंगी। ये हुँ, चीज़ आपको समझनी होगी।
क्योंकि हुँ, मैं देख रही थी डेटा, तो मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डोंट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर इवन 2 years। हुँ, तो राइट, वो जब मार्केट में पैनिक आता है, फियर आता है, आप निकल जाते हो। कई बार लोग हुँ, मेरे से भी पूछते हैं कि मैडम बता दीजिए कब इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है। हुँ, मैंने कहा एक तो आई विल नॉट बी राइट 100% ऑफ द टाइम, बट हुँ, अगर मैंने बता भी दिया तो हुँ, आप एक्ट करोगे क्या? नो दैट, हुँ, फॉर एग्जांपल एट कोविड टाइम, एंड दिस इज ऑन हुँ, रिकॉर्ड इन ऑन ट्विटर हुँ, कि मार्च हुँ, 2 आई सेड दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, वी आर गोइंग टोटली हुँ, रिस्क अवर्स। तो हम लोगों ने तो अपना सब हेजेस, कैश कॉल, मूविंग हुँ, मल्टी एसेट में सब इक्विटी से निकल गए, वो सब किया। बट मार्च 23 को वी अगेन वर ऑन रिकॉर्ड सेइंग नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट। मैंने कहा अगर आप, मैं मार्च 2 को बोलती निकल जाओ, मार्च 23 को बोलती आ जाओ, वुड यू हैव एक्टेड? इवन हुँ, अभी ये पिछले 2 महीने में भी जब करेक्शन आई थी, करेक्शन के पहले कई लोग बोल रहे थे कि करेक्शन आएगी तो हम निवेश करेंगे, लेकिन जब हुँ, करेक्शन आई तो उन्होंने निवेश नहीं किया। हुँ, So राइट, राइट, वो डिसिप्लिन टू रिमेन इन्वेस्टेड, बट ऑन द अदर हैंड आई वुड आल्सो ऐड कि ये जो बोलते हैं कि स्टॉक्स को बाय एंड फॉरगेट, दैट्स हुँ, नॉट अ गुड एडवाइस एट ऑल, बिकॉज हुँ, स्टॉक्स चेंज। आप ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट देखिए, टेक्सटाइल, शिपिंग, पेपर, जेके ग्रुप, मफतलाल ग्रुप, थापर ग्रुप, दैट्स व्हाट डोमिनेट्स। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, हिंदुस्तान मोटर्स, ये जो फिएट और एम्बेसडर बनाते थे, वो सब कंपनीज एंड दे वर नॉट लाइक फ्लाई बाय नाइट कंपनीज। मैंने तो वो भी हुँ, चेक किया कि ये सब कंपनीज की हिस्ट्रीज, तो पहले जो सेंसेक्स की 30 कंपनी थी, ओनली वन कंपनी हैड अ शॉर्ट हिस्ट्री व्हिच वाज इंडियन होटल्स। हुँ, एवरी अदर कंपनी वाज डेकेड्स ओल्ड। तो फिर भी वो दो स्टॉक्स वेंट आउट। सो यू हुँ, कैनॉट जस्ट अगेन सर्वाइवरशिप बायस कि आप आज के दिन हुँ, देखते हो कि अरे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हिंदुस्तान लीवर खरीदा था या एचडीएफसी बैंक खरीदा था, काश माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैड बॉट दैट। बट यू आर हुँ, फॉरगेटिंग ऑल द स्टॉक्स व्हिच वेंट बस्ट, एंड दिस इज अ रियल हुँ, स्टोरी। सम टाइम बैक somebody gave us his मदर्स पोर्टफोलियो, कि मेरी मम्मी ने 20 साल से देखा नहीं है ये पोर्टफोलियो, आप जरा देख के बताओ। तो उसमें क्या था, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, एनईपीसी माइकॉन। सो दैट्स अ रियल बाय एंड फॉरगेट पोर्टफोलियो। तो हुँ, ये खाली कहानी होती है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। आप सेंसेक्स में देखिए, एक टाइम था बैंक्स थे ही नहीं, बैंक्स क्या फाइनेंशियल्स ही नहीं थे। नाउ दे हुँ, आर 40% ऑफ द वेट। इफ यू लुक राइट, एट द इंडेक्स 20 years ago, इट हैड लॉट ऑफ पीएसयूज। मतलब मेरे हुँ, ख्याल ऑयल की 3 कंपनीज थी, बीएचईएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, कितनी। So late 90s, that was the main kind of portfolios that you were focusing on. So memories are short. So there's a very राइट, good book by John Kenneth Galbraith. हुँ, It's a very thin book, so मतलब पढ़ी नहीं है किताब, A Short हुँ, History of Financial Euphoria. हुँ, And he says that the characteristic of financial markets is that they forget history. हुँ, इतिहास याद नहीं रहता है, और इसीलिए वो सेम पैटर्न ऑफ बबल्स रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। हुँ, राइट, राइट। सेक्टर की थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। जी। मार्केट पीक पे है, ऑल टाइम हाई पे है। कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो थोड़े अंडर वैल्यूड है या जहाँ पे कुछ स्पेस बन रहा है कि यहाँ पे अभी भी जो है हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या थोड़ा-सा अंडर वैल्यूएशन जहाँ पे दिख रही है। कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं अभी? देखिए, पिछले मैंने बोला कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी अभी भी हमारा सबसे ओवरवेट सेक्टर है। दो हम हुँ, लोग हर बार देख रहे हैं कि अब उसकी कहानी खत्म हो रही है या नहीं, मतलब बीच में प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा स्टॉक चेंज किए, पर अभी भी ओवरवेट है। पिछले साल सवा साल में जहां हम लोगों ने एडिशंस किए थे, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हुँ, फार्मा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, सो दोज हैव ऑल्सो वर्कड आउट वेल। अब हुँ, जो एक सेक्टर टर्न अराउंड काइंड ऑफ होता नजर आ रहा है, वो है आईटी, हुँ, जिसने अभी तक बहुत अच्छा नहीं किया, पर अब लग रहा है कि शायद अब उसका समय वापस आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट चेंज किया है, उसमें आईटी फ्रॉम हुँ। बीइंग स्लाइटली अंडरवेट, वी हैव बिकम लिटिल ओवरवेट। राइट, राइट। अ, मुझे बात जाननी है कि एक एक व्यक्ति को आप कैसे कन्विंस करेंगे इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस? इसके 2 पहलू हैं। पहलू एक सबसे पहला पहलू ये है कि हम जब किसी को बोलते हैं कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो, तो बोलते हैं कि रिटायरमेंट किसने देखी है? अभी मुझे लाइफ एन्जॉय करनी है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा पहलू है कि मैं इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करूँ? अगर मुझे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं एफडीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए रिटायरमेंट के लिए?
तो वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% इक्विटी में लगाइए, मैं फिर से बोल रही हुँ, हूँ। तो अगर हुँ, आप जैसे ये कैलकुलेशन मैंने कुछ समय पहले की थी कि अगर आप 1 लाख रुपया हर 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो एफडी में, हुँ, तो वो लगभग 75 लाख होता है। हुँ, और अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आप 12 साढ़े 12% रिटर्न भी इक्विटी या इक्विटी प्लस प्लस में लेके आओ, तो वो हुँ, 1 लाख रुपया 30 साल में हो जाता है, उससे लगभग 4 गुना। सो हुँ, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब हो जाता है। दैट हुँ, इज़ द डिफरेंस। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग। एंड आई एम नॉट टेकिंग टैक्सेस इनटू अकाउंट कि वो एफडी में तो टैक्स भी है, even राइट, without that. So that's हुँ, the difference. And also you will see all those calculations that you start saving early. Because हुँ, आप 25 साल में निवेश करना शुरू करो या 30 साल में शुरू करो, आपको जो हर महीने निवेश करना है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। या हुँ, अगर आपको चाहिए कि 60 साल तक मेरे पास इतना पैसा हो, तो राइट, आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, मेरा ज़्यादा कुछ बचत नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि आप जो भी कर सकते हो, 5% 10%, मैं नहीं कह रही कि 25% से आप शुरू करो। जो भी हुँ, आप निवेश कर सकते हो वहाँ से शुरू करिए। और हुँ, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर साल लगभग सभी की आय कुछ बढ़ती है, कोई इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ होता है। तो हुँ, वो इंक्रीमेंट का आप जो है बड़ा हिस्सा निवेश में लगाइए। तो अभी आप राइट, 5 ही परसेंट कर रहे हो, पर अगले साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसका 70% आप निवेश में लगाना शुरू करिए। हुँ, तब तो ये रिटायरमेंट तो ख़ैर किसने देखा है वो बात भी ठीक है, लेकिन हुँ, बीच में भी कई तरह की ज़रूरतें आती हैं। आपको घर खरीदना है, आपको कोई मेडिकल के लिए चाहिए, तो या नौकरी ही छूट जाए तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। राइट, ये तो हुँ, तो ये चीज़ है, मतलब ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन एफडीज़ एंड इन्वेस्टिंग, इवन नॉट आई एम सेइंग हाई रिस्क इक्विटीज़, बट इक्विटी प्लस सम मल्टी एसेट व्हाटएवर। सो आप, बिकॉज़ कंपाउंडिंग इज़ द मेन थिंग। राइट। कंपाउंडिंग, अगर आप थोड़ा भी रेट फ़र्क होता है तो वो 10 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, 20 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। राइट। मैम आप हर साल एक बुक लिस्ट निकालते हैं जिसमें स्ट्रिक्टली आप स्टिक करते हैं अपने बिजनेस और फाइनेंस और इस तरह के इन्वेस्टिंग और इकोनॉमिक्स वाली किताबों से। मैं जानना चाहता हूँ कि लिस्ट तो एक बात है, कोई एक बुक अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो सबको पढ़नी चाहिए, इफ ही इज़ इनटू इन्वेस्टिंग, इफ ही वांट्स टू लर्न इन्वेस्टिंग, जिसका आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा हो। आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन कि सारी बुक में से एक बुक सेलेक्ट करनी है, बट फिर भी एक बुक अगर आपके माइंड में तुरंत आती हो कि ये तो मैं सबको चाहती हूँ कि सब पढ़ें, सब जानें इस बुक के बारे में? हाँ, देखिए, एक तो वैसे मैं जनरली बिज़नेस और फाइनेंस की लिस्ट नहीं निकालती हूँ। इस साल तो वो मैगज़ीन वालों ने कहा कि उस पर निकालिए, मेरी तो लिस्ट बहुत जनरल होती है ज हुँ, हर साल, हुँ, बिकॉज़ मैं तो बहुत कुछ पढ़ती हूँ। हुँ, बिज़नेस वाला तो थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक किताब जो बिज़नेस फाइनेंस की नहीं है, जो मुझे लगता है सब लोगों को पढ़नी चाहिए, वो है बीइंग मॉर्टल, अतुल गवांडे की, क्योंकि वो एक तरह से प्रश्न सबके सामने आएँगे। लेकिन जहाँ आप हुँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो अ, एक तो किताबें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के काइंड ऑफ मैकेनिक्स या न्यूमेरिकल चीज़ समझाएँगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और उतना ही इम्पोर्टेंट तो एटलीस्ट कह लीजिए, अपने दिमाग को समझना, बिकॉज़ आपका दिमाग आपको ट्रिप अप करेगा। हुँ, तो उसके लिए 2 किताबें डैनियल कानामैन की आर अमंग माय टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एंड नॉइज़। हुँ, बट ये थोड़ी टफ किताबें हैं। इनका आप कह लीजिए तो कुछ हद तक कुंजी वर्जन है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। हुँ, ओके, ओके, ये चीज़ राइट, आप समझिए, अपने दिमाग को, अपनी थिंकिंग की फैलेसीज़ को समझना, कि हुँ, कहाँ-कहाँ आपका दिमाग ही आपको मिसगाइड करेगा। हुँ, राइट। अ, हमारी टीम ने ये भी बताया कि आप भी अपनी एक इन्वेस्टिंग बुक जो है वो ऑलमोस्ट उसका ड्राफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या उसमें सीखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा? सो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मैनुअल टाइप की किताब नहीं है, हाउ टू नहीं है, हुँ, लेकिन इट इज़ रियली थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग और हुँ, थॉट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, कि क्या चीज़ आपको, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो कही जाती हैं, वो सच नहीं होती। जैसे बोलते हैं इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, या हुँ, वैल्यू स्ट्रैटेजीज़ वर्क, या जो भी है, तो बहुत सारा उस तरह की चीज़ें एग्ज़ामिन करी हैं। हुँ, या जैसे कि half truths can mislead you more than outright lies, how that हुँ, works. तो many हुँ, of these, कि आप स्टोरीज अपने दिमाग में बनाएंगे तो
वो आपको कहाँ ले जाएँगी। हुँ। बहुत सारी उस तरह की, और एसेट एलोकेशन ये एक चीज़ है जो अ, हमने ही बात करनी शुरू की थी 4-5 साल पहले, तो अब लोगों ने हुँ। थोड़ा-सा उसको पिकअप किया, बट वो चीज़ की वो चीज़ आप ठीक करिए। बेसिकली थॉट्स मंत्रास ऑफ इन्वेस्टिंग यू कैन से। राइट। तो मैम कब कब है रिलीज़ डेट? कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि बुक हमारे पास आ जाएगी? इस साल, कल ही मैं एडिटर से हमने मिली थी, तो अभी सितंबर अक्टूबर का टारगेट है। राइट। चलिए मैम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे एंड आपने बहुत आराम से शांतिपूर्वक तरीके से सबके जवाब दिए। आई होप हमने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया रिटेल इन्वेस्टर्स वाले क्वेश्चन पूछ-पूछ के। आपका काफ़ी एडवांस आप काम कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हमने पूछे उससे काफ़ी एडवांस आप लोगों का वर्क एरिया है। बट फिर भी आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे आंसर्स दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहूँगा कि आप तो बार-बार हमारे शो पे आते रहें और इन्वेस्टर्स को गाइड करते रहें। थैंक यू। शुक्रिया नीरज, इट वाज़ अ प्लेज़र। आइए अब बात कर लेते हैं इस सेशन की पूरी समरी की। अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और सारे पॉइंट्स जो है लिखते जाइएगा। आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मुझे ये मिला कि मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन टाइमिंग द मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट के कुछ अच्छे दिन मिस कर देंगे तो आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। बात करते हैं खतरे की, तो अभी जो है क्रैश का खतरा इतना ज़्यादा नहीं मंडरा रहा है, लेकिन हाँ कुछ रिस्की एरियाज हैं जैसे स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। ऐसी जगहों पे आपको रिसर्च करने के बाद ही जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप एक काफ़ी रिस्की एरिया है, आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च के बाद ही स्मॉल कैप्स के अंदर जाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मिनिमम 1000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की ज़रूर होनी चाहिए और एक अच्छा हिस्टोरिकल डेटा भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और यही नहीं, आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड रखना है। स्टॉप लॉस को जो है अपना साथी बनाना है और उसको अच्छे से मैकेनिकली फॉलो भी करना है। एक बहुत अच्छी बात मुझे सीखने को मिली कि भाई कोई भी थीम जो है वो फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं सेक्टोरल फंड्स के अंदर तो आप लोगों को जो है उन्हें प्रॉपरली रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड इन जनरल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर क्वार्टर जो है रिव्यू ज़रूर करना चाहिए कि कहीं पे कोई रेड फ्लैग्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं। देन हम लोगों ने बातचीत करी आईपीओ के बारे में। आईपीओ जो है खुद में अपने आप में एक बड़ा रिस्की एरिया होता है। आप लोगों को आईपीओ में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वंस इट इज़ लिस्टेड। एक बात हमने ये सीखी कि अपने पोर्टफोलियो को जो है वो हेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ तभी जीतते हैं जब आप हारते नहीं हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने पोर्टफोलियो को आपने जो है वो हेज करके चलना है। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी जो है इस समय ऐसा लगता है कि एक अच्छा सेक्टर रहेगा जो कि टर्न अराउंड कर सकता है और अच्छे रिटर्न्स आने वाले फ्यूचर में हमें दिखा सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात जो मैंने सीखी वो ये कि आपकी इनकम कुछ भी हो आपको ज़रूर इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो उस इंक्रीमेंट का एक सब्सटैंशियल पोर्शन, देवीना मैम ने सजेस्ट किया था 70% उस इंक्रीमेंट का जो है आपको ज़रूर 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 इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ में हमने चर्चा करी कंपाउंडिंग की कि कंपाउंडिंग ऐसी कमाल की चीज़ है, अगर आप लोग छोटे अमाउंट से भी शुरू करें और अपनी इनकम में होने वाले इंक्रीमेंट को सही समय पे इन्वेस्ट करते रहें तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया आज का एपिसोड। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसको देखना चाहते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.